प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का तीसरा पाठ भोजन संग्रह से उत्पादन तक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज से पहले इससे पहले के जो पाठ थे उसमें हमने पढ़ा था कि मानव प्राचीन समय में मानव कहाँ था, कैसे रहता था। इस पाठ में बच्चों हम पढ़ेंगे कि मानव ने भोजन की शुरुआत कैसे की, भोजन को उगाने की शुरुआत कैसे की। तो यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, नेनुओं का भोजन। तो ये लड़की जो है नेनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही है। क्या है उसका पसंदीदा खाना? चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया है। जो कद्दू बीन्स की सब्जी है तो उसकी नानी ने उसको अपने बगीचे में ही उगाया है। खाते खाते नेनू की पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। तो मध्य प्रदेश में जब वो यात्रा करने गई थी तो उसने उस खाने की उसको याद आ रही थी। तो वो खाना कितना मसालेदार था, पर वो ऐसा क्यों था? तो उसके मन में ये प्रश्न आया, वो ऐसा क्यों था। तो इस प्रश्न का जवाब ही हम इस पाठ में ढूंढेंगे कि अलग अलग जगह के जो खाना है वो अलग अलग प्रकार का क्यों होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों, विभिन्न प्रकार के भोजन। तो आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा, जो भोजन हम खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है? जैसे फसलें हम उगाते हैं और पशुओं से मिलता है। तो भिन्न भिन्न फसल उगाने के लिए हमें अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब हम धान की खेती करते हैं बच्चों, तुमने देखा होगा जब धान की खेती की जाती है तो उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और गेहूं और जौ की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा जैसा फसलों के साथ होता है कि अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार पशुएं भी, जो हमारे पशु हैं, हमें सभी प्रकार के पशु एक ही जगह पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके वातावरण के अनुसार अलग अलग जलवायु में पशुएं भी अलग अलग प्रकार के पशु हमको देखने को मिलेंगे। जैसे सूखे और पहाड़ी जलवायु में जो मवेशी की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे की। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही जो लोग वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहते थे, अपने आप को बदलते रहते थे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। प्राचीन समय हमने देखा मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। ठीक है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा होगा तब उसने कुछ चीज़ों पे ध्यान गया होगा उसका, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं। उसने बीज को डंठल से टूटते हुए नीचे गिरते हुए देखा होगा, फिर गिरे हुए बीज को उसने देखा होगा कि बीज जब नीचे गिरा उसमें क्या हुआ, अंकुर फूटा और उससे पौधा निकला। ठीक है, और फिर उसने अगर उस पौधे की देखभाल की, पौधा बड़ा हुआ तो उसमें अनाज लगा। उसी प्रकार उसने देखा चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके, और जब बीज पक गया तो इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो प्रारंभ में इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कृषक बना होगा। ठीक है, तो इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास रहकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू पशु बनाया होगा। तो जिस प्रकार कृषि करना सीखा, खेती करना सीखा, उसी प्रकार लोगों ने अपने आसपास के जो जानवर उनके आसपास आ रहे थे उनको पालतू बनाना सिखाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वो क्या था? वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले पालतू बनने वाला जो जानवर था वो था कुत्ता। तो धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। जो ये जानवर थे वो झुंडों में रहते थे और उनका वो किस चीज़ का सेवन करते थे? वे घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे जानवर है, भेड़, बकरी, गाय, सूअर और कुत्ता, जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते थे। मानव ने इनकी अन्य जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा की होगी और वे धीरे धीरे उनको अपने साथ रखने लगे। तो उन्हें पता चलने लगा कि ये जानवर हमारे काम आ सकते हैं। भेड़ से उन्हें ऊन, मांस और दूध वगैरह, गाय से दूध, तो इस प्रकार उनकी उपयोगिता
का बारे में उनको पता चला होगा और उन्होंने धीरे धीरे उन पशुओं को पालना शुरू किया होगा, जिससे वे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया, तो लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को हम क्या बोलते हैं, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यानी एक जगह रुकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया। यानी हम पौधा उगाना सीखा, वहाँ फसल उगाना सीखा और जानवरों को पालतू बनाया, तो उसको हम बसने की प्रक्रिया का नाम देंगे। अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। तो मानव क्या करता था, ऐसे अनाज को चुनता था जिसमें बड़े दाने होते थे और उनके बीजों को वो संभाल लेता था। फिर उनको जो उसको लगता था कि इसको हम क्या करेंगे, दोबारा उसको ज़मीन में डाल के उसको उगाता था। उन्हीं जानवरों को वो आगे प्रजनन के लिए चुनता था जो अहिंसक होते थे। मानव ने ज़्यादातर उन जानवरों को चुना जो अहिंसक होते थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे, यानी मानव पे हमला नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पालतू जानवर हैं, बच्चों तुमने देखा होगा जो जानवर हैं वो क्या है, अहिंसक है। जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, तो ये भेड़, तो ये जानवर मनुष्य पे हमला नहीं करते हैं, मनुष्य को इनसे कोई खतरा नहीं होता है। तो हम देखते हैं हमारे पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, तो जानवर तो हमें जंगल में भी मिलते हैं, मगर जो जंगली जानवर हैं वो हिंसक हैं, इसलिए उनको पालतू नहीं बनाया गया, और जो जानवर अहिंसक थे उनको ही पालतू बनाया गया। ठीक है, और इनमें हमको अंतर करने वो भी मिल जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। फिर लोगों के एक स्थान पर बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 12,000 साल पहले। तो वास्तव में हम जो आज भोजन कर रहे हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, जो हम भोजन करते हैं, तुम दाल चावल सब्जी वगैरह खाते हो, तो इसी बसने की प्रक्रिया से शुरू हुआ है। मनुष्य ने धीरे धीरे इन अनाजों को बोना सीखा, उसका देखभाल की। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी सबसे पहल मनुष्य ने जिस फसल को बोया, जिस फसल को खाना सीखा, बोना सीखा, वो था गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में मनुष्य को कुत्ता आता है, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये शुरू किया गया, अनाज वगैरह बोना शुरू किया गया, तो एक नई जीवन शैली मनुष्य के सामने आई। जैसे हम जब तुम किसी पौधे को, बीज को बोकर देखोगे, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे हम जब पौधा बोते हैं तो तुरंत ही आज हमने पौधा बोया और कल हमको फसल बनकर तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो पौधे को जब हम बोते हैं, बीज को कुछ दिन में, कुछ महीने में, कुछ या फिर साल लग जाते हैं। छोटा पौधा है, आम का पेड़ लगाया तो वो कई साल बाद बड़ा होता है और फिर उसमें फल लगते हैं। उसी प्रकार जब हम फसल बोते हैं तो वो कुछ दिन बाद वो बाहर निकलता है, उसमें अंकुरण होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें करीबन एक फसल को तैयार होने में 5-6 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनको उनकी देखभाल करने के लिए एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है, बीज को बोया उन्होंने, और बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक, फिर उनकी सिंचाई की, खरपतवार हटाया, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा की। तो ये बहुत सारे काम हम कृषि में तुम लोग करते होंगे बच्चों। तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। यानी जो अनाज मनुष्य ने बोया और अनाज पैदा हुआ तो उसको कुछ भोजन के लिए रख दिया जाता था, फिर अगले साल के लिए फिर से अनाज हो, अगले साल फिर भोजन मिलता रहे, तो कुछ हम क्या कर देते हैं, बीज के रूप में उसको बचा लेते हैं, फिर उसको दोबारा बो के अपने लिए फिर अनाज पैदा किया जा सकता है। तो इसको भंडारण किया गया। ठीक है, मनुष्य ने एक ही दिन में तो सारा अनाज नहीं खाएगा, तो उसको आने वाले समय के लिए, अगली फसल तैयार होने तक के लिए उसे अनाज को बचाकर रखना था। इसलिए मनुष्य ने भंडारण करने की, यानी किसी चीज़ को संग्रह करने की बात सोची। तो बहुत से लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए।
या टोकरियाँ बुनी या ज़मीन में गड्ढा खोदा, तो इससे अनाज का संग्रह किया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे जानवर, अगला टॉपिक देखो बच्चों, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं हमारे। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनसे क्या बोलते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। बच्चों तुम्हारे घर में गाय, भेड़, बकरी वगैरह होंगे, तुम देखो गाय का जब बच्चा होता है तो उसके बाद में उससे दूध मिलता है, और बच्चा बड़ा होकर भैंस बनती है तो फिर वो दूध देने लायक हो जाती है। ठीक है, तो ये भी पशुओं से जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं तो वो भी हमारे भोजन का एक स्रोत हैं। तो जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, यानी हमको चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। जैसे गाय हमको पर डे प्रत्येक दिन दूध देती है। तो हम आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं कि जो हमारे आरंभिक कृषक हैं वो किस प्रकार के रहे होंगे। तो इनमें से पुरातत्वविद के बारे में हमने पढ़ा था प्रथम चैप्टर में। तो हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ लोग क्या थे, कृषक थे, और पशुपालकों के बारे में हमको साक्ष्य मिलते हैं। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमको ये साक्ष्य मिलते हैं कि प्राचीन लोग कृषक और पशुपालक थे। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लोग थे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की क्या थी, प्राचीन समय की बस्तियां थी। इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई की, और खुदाई से मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों पे इनका अध्ययन करते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्राचीन क्षेत्र के, यानी आज से हजारों साल पहले लोगों के यहाँ कृषक और पशुपालक रहे होंगे, क्योंकि हमें खुदाई के दौरान उनके क्या मिले हैं, सबूत मिले हैं कि यहाँ पे वे क्या रहते थे, कृषक लोग रहते थे। यहाँ पे अनाज का दाना मिला है। ठीक है, ये अनाज का दाना या तो जल गया था, अध जला अनाज का दाना मिला हुआ है, इनके अवशेष मिले हुए हैं। तो ये या तो गलती से जल गए थे या फिर जानबूझकर जलाए गए थे। तो वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों की क्या की है, पहचान की है कि ये किस अनाज का दाना है। तो इसके साथ ही इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी, इसके भी सबूत मिले हैं। और उनको वहाँ जानवरों की भी हड्डियाँ मिली है, जिससे उन्होंने पहचान किया है कि इन जानवरों का क्या किया जाता होगा, उस समय पालन किया जाता होगा। तो बच्चों नीचे ये एक तालिका दे रखी है, अनाज और हड्डियाँ और पुरा स्थल ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो देखो अनाज और हड्डियाँ, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में, जो अब कहाँ आता है, आधुनिक पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में। फिर चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कहाँ मिले हैं, कोल्डी हावा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और तीसरा है चावल, मवेशी, मिट्टी, खुरों के निशान मिले हैं, ये महागढ़ में, ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूँ, दलहन, ये गुफ्रकाल, आधुनिक कश्मीर में। गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ मिले हैं, बिरजहोम, आधुनिक कश्मीर में मिले हैं। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, चिरांद, आधुनिक बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले हैं। काला चना, जवार, मवेशी, ये भेड़, सुअर वगैरह, ये पेयमली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले हैं। तो जिन जगहों पे अनाज और कृषि अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे क्या मिले हैं, हमें अनाज और हड्डियों के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें ये क्या इस समय पे लोग रहा करते थे। ठीक है बच्चों।